और फिर आर्यन बिना टिकट खरीदे ही ट्रेन पर चढ़ जाता है। लगभग अगले दिन 10 बजे तक दिल्ली शहर में रोहन अंकल के पास जोमेटो की दिल्ली ब्रांच में पहुंच जाता है। कैसा चल रहा है आर्य? तुम ठीक तो महसूस कर रहे हो ना? रोहन अंकल ने आर्यन को देखकर उसके पास आते हुए कहा। रोहन अंकल का पूरा नाम रोहन मित्तल था। उनकी उम्र 50-55 के करीब होगी। उनकी आंखों पर एक गोल चश्मा लगा हुआ था। उन्हें देख ऐसा लगता था कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वह कई साल पहले एक बिजनेसमैन थे, पर उनके पार्टनर्स के धोखे की वजह उनका बिजनेस दिवालिया हो गया, जो कि उनका जुनून था। पर परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें जोमेटो में आना पड़ा, और जोमेटो में जब वो पहली बार आए तब वो भी एक डिलीवरी बॉय थे। पर उनके काम और उनकी वजह से आए प्रॉफिट को देखकर उनके ज्वाइन करने के 1 साल के अंदर अंदर जोमेटो ने उन्हें दिल्ली ब्रांच का मैनेजर बना दिया। अंकल, मैं एकदम ठीक हूँ। वैसे पूछने के लिए शुक्रिया, आर्यन ने छाती पर थप्पड़ मार के दिखाते हुए कहा। चलो, सुनकर अच्छा लगा कि तुम एकदम फिट हो, रोहन अंकल ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। फिर रोहन अंकल ने अपने बगल में पड़े पैकेजों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो फिर लग जाओ काम पर, आज बहुत सारे पैकेजों की डिलीवरी होनी बाकी है। और हाँ आर्यन, आज से तुम्हारी ड्यूटी वसंत कुंज में होगी। आर्यन ने जब उन पैकेजों की ओर देखा तो उसने पाया कि वह लगभग 40-50 पैकेज थे। उनमें कुछ छोटे थे तो कुछ बड़े पैकेज थे। ठीक है अंकल, मैं इन सभी को पहुंचा देता हूं, आर्यन ने रोहन अंकल से कहा। उसके बाद आर्यन अपनी स्कूटी पर बैठ निकालता है और सारे पैकेज को एक जोमेटो के बैग में रखने लगता है, जो कंपनी सभी डिलीवरी बॉय को देती है। जब सारे पैकेज अच्छे से स्कूटी पर रख दिए तो वो उस पर बैठकर वहां से निकल जाता है। बात दिल्ली शहर की हो और सुबह सुबह ट्रैफिक ना हो, ऐसा कैसा हो सकता है? लगभग आधे घंटे ट्रैफिक से जूझने के बाद आर्य किसी तरह वसंत कुंज पहुंचता है। वसंत कुंज दिल्ली शहर का सबसे डेवलप इलाका था। यहाँ पर चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मॉल और सुंदर सुंदर पार्क्स बने हुए थे। यहाँ रहने वाले सभी लोग या तो बहुत अमीर थे या फिर उनसे अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। आर्यन अपनी स्कूटी से उतरा और पैकेजों को एक बार अच्छे से स्कैन किया। यह एक जीन्स है, ये एक मोबाइल फोन है। आर्यन को डिलीवरी करते करते इतना अनुभव हो गया था कि बिना पैकेट खुले भी ना हो तब भी वो पैकेट के अंदर की चीज का पता लगा लेता है। आर्यन फिर एक पैकेट को उठता है और इस्तेमाल पता चलता है उसमें डॉग्स बेल्ट है, पर यह नॉर्मल डॉग्स बेल्ट से बड़ा है और उसमें एक बेल्ट जैसे चीज भी है। असल में वो डॉग्स बेल्ट नहीं है, कुछ लोग उसका उपयोग अपने रूम में रोल प्ले में यूज करते हैं। आर्यन फिर अपना ध्यान उस पैकेट से हटाता है और दूसरा पैकेट देखता है। तभी उसकी नजर एक कोने में छिपे पैकेज पर पड़ी। वह पैकेट बंगला नंबर 87 का है। वसंत कुंज बंगला नंबर 87, जो कि वसंत कुंज का सबसे एक्सपेंसिव बंगला में आता है। क्या यह पैकेज उस खूबसूरत लड़की का जो उस बंगलों में रहती है? असल में वही एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती है जिस पर आर्यन को क्रश है। आर्यन फिर बिना कुछ सोच समझे अपनी स्कूटी को बंगला नंबर 87 की ओर मोड़ लेता है। उस लड़की का नाम आन्या मित्तल है। वो एक बहुत ही बड़े परिवार की बेटी थी जो मित्तल परिवार से थी, जो एशिया के सबसे बड़े परिवारों में से एक था। पर फिर आन्या ने अकेले दम पर बस 17 साल की उम्र में अपना बिजनेस खोला, जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनता था, जैसे कि फेशियल क्रीम, स्किन ब्राइटनेस क्रीम, ऐसे ही बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट वो इंडिया ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में बेचती है। और आज उनका ये बिजनेस इतना बड़ा हो गया है कि लोग आन्या को किसी मित्तल परिवार से नहीं बल्कि मित्तल परिवार को आन्या के नाम से जानते हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हैं, जिसके नाम से मित्तल परिवार जैसा एशिया का इतना बड़ा परिवार जाना जाता है, उसका खुद का बिजनेस कितना बड़ा होगा। आन्या ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर करना ही पसंद करती है और ये एरिया ज्यादातर आर्यन ही संभालता है। तो धीरे धीरे हम दोनों थोड़ी बहुत बात होना भी शुरू हो गई थी, पर आर्यन अभी उससे बात करने में हिचकिचाता है। आर्यन सोचता है आन्या को अभी इस समय घर पर होना चाहिए।
इतना सोचते ही आर्यन बंगला नंबर 87 के सामने अपनी स्कूटी पार्क करता है और चौकीदार को आन्या को ये बताने बोलता है कि मैं उनकी डिलीवरी लेके आया हूँ। चौकीदार अनुमति लेके उसे बंगले के अंदर जाने देता है, फिर अपनी स्कूटी को बंगले के गेट के सामने रोकता है और फिर बंगले का बेल बजा के स्पीकर में बोलता है, मैं आर्यन हूँ, डिलीवरी देने आया हूँ तुम्हारी। आन्या, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डिलीवरी है, आर्यन ने कहा। आन्या फिर अपने बंगले का ऑटोमेटिक दरवाजा खोल देती है और आर्यन को अंदर आने देती है। फिर आर्यन बंगले के अंदर चले जाते हैं। ये लगभग 30,000 वर्ग फुट में बना बहुत ही सुंदर बंगला है। इसके अंदर आते एक बहुत बड़ा हॉल आता है जिसके बीचों बीच एक बहुत सुंदर झूमर लटका है और हॉल में बहुत बड़े बड़े सोफे के साथ एक बड़ी डाइनिंग टेबल भी लगी है जिस पर कम से कम 20-30 लोग एक साथ बैठकर खा सकते हैं। और आते ही एक नौकर ने आर्यन को सोफे पर बिठाया और कहा, आन्या मैडम अभी आ रहे हैं, तब तक आप यहाँ बैठ सकते हैं। थोड़ी देर बाद आन्या भी आ गई। उसके सामने एक लंबी और पतली औरत खड़ी थी जो दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं थी। उसके शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स एकदम फिट थे। अगर यह औरत किसी मॉडल शो में रैंप वॉक करे तो जरूर मिस इंडिया बन जाए। जैसे उसने आन्या को सीढ़ियों से आते देखा तो मानो उसकी आंखें वहीं पर जम गईं। आन्या एक लंबी और पतली औरत थी जिसकी झील जैसी नीली आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों से भी नाजुक होठ और हिरनी जैसी तीखी नाक। ऐसा लगता है अगर वो मिस वर्ल्ड में हिस्सा ले तो पक्का जीत जाए। उसने एक काले रंग की साड़ी पहनी थी काले ब्लाउज के साथ, जिसमें वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। आन्या को ऐसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जब आन्या उसके खुले हुए चेहरे को देखती है तब वो भी धीमी मुस्कान में हंसने लगती है। अरे आर्यन, अपना मुंह बंद कर लो, नहीं तो मक्खी चली जाएगी। आर्यन को आन्या की ये बात सुनकर अपनी स्थिति का पता चलता है और सकपकाते हुए अजीब हंसी में हंसता है। फिर इसी तरह वो जल्दी जल्दी पार्सल देके बंगले से निकल जाता है और बाहर आकर सोचता है, आन्या कैसा सोच रही होगी मेरे बारे में। उसे ऐसे देखते देख कर लगता है वो भी अब मुझे लफंगा लड़का ही समझेगी।